100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगा सिली स्टेनोग्राफी के साथ ठीक 3 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। भारत जैसे सशक्त लोकतांत्रिक परंपरा वाले देश में यह एक विचित्र स्थिति है कि जो कानून अस्तित्व में नहीं है उसके तहत यहाँ अलग अलग राज्यों की पुलिस किसी को गिरफ्तार करे और उसे नाहक ही प्रताड़ित करें। लेकिन ऐसा पिछले करीब 5 सालों से लगातार चलता रहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को रद्द कर दिया था और पुलिस इस कानून का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करती रही। इस मसले पर 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने काफी नाराजगी जताई थी। अब सोमवार को एक बार फिर शीर्ष अदालत ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी कर इस बात पर जवाब मांगा है कि 2015 में ही रद्द हो चुकी इस धारा के तहत अब भी लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यह समूचे देश में कानून लागू करने वाले महकमे की कार्यशैली पर सवालिया निशान है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अहमियत देने, उसका मतलब समझने और उस पर अमल करने के बजाय उसे ताक पर रखकर मनमानी करने की वजह आखिर क्या रही। गौरतलब है कि देश भर में पुलिस की ओर से मामूली बातों पर भी लोगों को गिरफ्तार या प्रताड़ित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A के बेजा इस्तेमाल से जुड़ी शिकायतें जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी, तब 2015 में ही उसने इस धारा को ही रद्द कर दिया था। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर देश के अलग अलग हिस्सों में कानून की इस धारा को हथियार बनाकर इसके तहत गिरफ्तारी होती रही। पुलिस राज्य का विषय है और इस नाते राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह दायित्व है कि वह लागू कानूनों की वैधता और कसौटी पर सही और न्यायिक होने का हर वक्त ध्यान रखें। सवाल है कि इतने साल सुप्रीम कोर्ट में कानून की इस धारा के रद्द होने की सूचना सरकारों के पास कैसे और क्यों नहीं पहुंची, जबकि इस दौरान इस कानून के तहत कई लोगों को नाहक ही प्रताड़ना झेलनी पड़ी। एक रद्द कानून के हथियार से लोगों को परेशान करने का मुआवजा क्या होगा और इतने लंबे समय तक इस धारा के इस्तेमाल करने के लिए संबंधित महकमे को कोई अफसोस जाहिर करेंगे? क्या पुलिस इस संदर्भ में जानकारी और व्यवहार को लेकर सवालों के कटघरे में नहीं खड़ी है? यह किसी से छिपा नहीं है कि कानून के मामूली नुक्तों की वजह से किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजारना पड़ सकता है। इसके व्यवहारिक पहलुओं और असर के मद्देनजर ही सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने पहले साफ शब्दों में यह टिप्पणी की थी कि जो हो रहा है वह भयानक, चिंताजनक और चौंकाने वाला है। दरअसल सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त धारा 1 के तहत सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणियां करने के दोषी किसी व्यक्ति को 3 साल तक कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान था। लेकिन व्यवहार में सरकारों और पुलिस ने इसका जिस तरह बेजा इस्तेमाल किया, अभिव्यक्ति की आज़ादी को बाधित किया गया, वह देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए
एक अफसोसनाक स्थिति थी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2015 को ही श्रेया सिंघल मामले में इस धारा को रद्द कर दिया था। यूं भी विध विविधताओं से भरे हमारे देश में एक मसले पर अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की राय भिन्न हो सकती है, लेकिन उसकी मनमानी व्याख्या करके लोगों को परेशान, गिरफ्तार और प्रताड़ित करना लोकतंत्र को ही बाधित करने का जरिया बनेगा। संसद में मानसून सत्र के 2 हफ्ते हंगामे की भेंट चढ़ गए। अब भी विपक्ष का रुख कुछ नरम नहीं दिख रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर बुलाया। एक दो को छोड़कर सभी गए। वहां सांसद में विरोध की रणनीति बनी और सारे नेता वहां से साइकिल चलाकर संसद पहुंचे। फिर वहीं हंगामा हुआ। विपक्ष पेगासस जासूसी मामले में जांच की मांग पर अड़ा है। सरकार जांच को तैयार नहीं है। और भी कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा प्रस्तावित है, मगर इस हंगामे की वजह से किसी विषय पर कोई सार्थक बहस नहीं हो पा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री ने सत्र के पहले दिन ही कह दिया था कि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। संसद को सुचारू रूप से चलने दिया जाना चाहिए। उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाकर भी संसद की कार्यवाही बिना बाधा के चलाने पर सहमति लेनी चाहिए थी। पर विपक्ष ने एक मुद्दे को पकड़ा तो वह गरमाता ही गया। यहाँ तक कि लोकसभा अध्यक्ष को कुछ तलख चेतावनी देनी पड़ी कि अगर सदन की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने को विवश होंगे। सत्ता पक्ष कह रहा है कि इस तरह हंगामे की वजह से रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। बहुत सारे मसलों पर फैसला नहीं लिया जा पा रहा। यह एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। मगर इन सब बातों का विपक्ष पर कोई असर नजर नहीं आ रहा। दरअसल इस बार विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिस पर वह अपनी ताकत दिखा सकता है। इसलिए भी वह जासूसी के मामले को पकड़े हुए है। राहुल गांधी की दावत में उनकी एकजुटता से कई लोग कयास लगा रहे हैं कि यह उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और फिर अगले लोकसभा चुनाव के नतीजे प्रभावित कर सकती है। मगर यह अभी दूर की कौड़ी है। जो दल अभी एक साथ दिख रहे हैं उन सबके अपने क्षेत्रीय स्वार्थ और उनके बीच परस्पर खींचतान है। इसके पहले भी कई चुनावों में एक साथ मिलकर मजबूत प्रतिपक्ष बनाने की कोशिशें हो चुकी हैं, पर वे सफल नहीं हो पाई। इसलिए इस एकजुटता को लेकर कोई चुनावी आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी। फिलहाल मुद्दा जासूसी मामले की जांच का है। यह समझ से परे है कि सरकार इसे लेकर इतना अड़ियल रुख क्यों अपनाए हुए हैं। एक तो यह कारण हो सकता है कि इस हंगामे की वजह से उसे दूसरे मुद्दों पर जवाब देने से मुक्ति मिल गई है जो उसे असहज कर सकते हैं। दूसरा यह कि उसे विपक्ष की मांग मान लेना अपनी पराजय मालूम पड़ती हो। मगर लोकतंत्र में किसी वाजिब मांग को भी सरकार का अपनी हार जीत का मसला बना लेना किसी भी रूप में अच्छा नहीं माना जाता। जासूसी का मसला गंभीर है। इसे लेकर फ्रांस और इजराइल में जांच चल रही है, जिससे कुछ खुलासे अवश्य सामने आएंगे। इसलिए सरकार का यह अड़ियल रवैया उसे कोई फायदा पहुंचाने वाला नहीं जान पड़ता।
सरकार बेशक कह रही हो कि इस तरह हंगामा करना लोकतंत्र की हत्या है, पर भाजपा को यह नहीं भूलना चाहिए कि 2G और कोयला खदान आवंटन मामले में उसने भी यही रास्ता अख्तियार किया था। अगर सरकार सचमुच मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने और विभिन्न विषयों पर बहस कराने को लेकर संजीदा है, तो उसे लचीला रुख अपनाना होगा। विपक्ष से भी अपेक्षा की जाती है कि वह बीच का कोई रास्ता अपनाए। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से यह अभ्यास समाप्त हुआ। करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मैं देवेश शर्मा लेकर के आता रहता हूँ आपके लिए ऐसे ही अभ्यास। अभ्यास पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट तो कर ही दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यह डिक्टेशन 110 और 120 में भी अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी।